G20 सम्मेलन में आज तीसरे सत्र को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें भाग ले रहे हैं। कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। आज शाम को पीएम मोदी की भारत वापसी होनी है। आज प्रधानमंत्री स्वदेश लौट आएंगे। इससे पहले G20 सम्मेलन में कई द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। G20 सम्मेलन में आज तीसरे सत्र को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 सम्मेलन में आज तीसरे सत्र को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, आज तीसरे सत्र को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में कई द्विपक्षीय बातचीत, देशों के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। क्या संभावनाएं लग रही हैं? देखिए रंजना, ललित, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ललित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है आपको? ललित, क्या आप सुन पा रहे हैं? जिस तरीके से ये पूरा एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। ललित, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। बड़ा अपडेट बता दें आपको, G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए गए हुए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर बड़ी बातें कही। आतंकवाद की रीढ़ कैसे तोड़ी जाए, इस पर अपनी बात रखी। भारत का पक्ष मजबूती से रखा। साउथ अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए गए हैं। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश भी आएंगे। तो तीसरे सत्र को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं। ललित, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल। देखिए रंजना, की जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल भी जो है इस पूरे सेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। उन्होंने आतंकवाद से लेकर ग्लोबल हेल्थ केयर फंड बनाने की बात कही थी और उनके इस विचार को कई देशों ने जो है समर्थन भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कभी भी किसी देश के ऊपर आपदा आती है तो ऐसे में ये ग्लोबल हेल्थ केयर फंड जो है वो अपने आप में काफी राहत दे सकता है और एक दूसरे की मदद करने के काम आ सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज वो तीसरे सेशन को जो है संबोधित करेंगे। इससे पहले पिछली बार जो है ये G20 सम्मेलन जो है भारत में हुआ था और भारत में भी हमने देखा था कि आतंकवाद को लेकर एक प्रपोजल पास हुआ था
और जिस तरीके से ये प्रपोजल पास हुआ था वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं भारत में जो G20 हुआ उसमें भी काफी सफलता हासिल हुई। और साथ ही जो इसके अलावा जो आज दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है वहां पर भी काफी सारे विषय जो है सामने आए हैं। अब इसमें आज के दिन में देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। और आज तकरीबन 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक जो है तीसरे सत्र की जो है बैठक होनी है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना संबोधन देंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम जो है आज समाप्त हो जाएगा और ये जो एक तरीके से कहा जाए कि G20 की जो मशाल है, G20 का जो अगला कार्यक्रम है उसके लिए अगले देश को जो है इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी और उसके बाद वहां पर जो है G20 को लेकर कई कार्यक्रम होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार जो है G20 में कई सारे महत्वपूर्ण विषय आए हैं। आतंकवाद जैसा विषय आया है जिसमें कि कुछ भारत काफी एक तरीके से त्रस्त रहा है। तो उसमें अब ये देखना होगा कि आज के दिन में पीएम मोदी क्या कहते हैं। बिल्कुल, आज बिल्कुल निगाह लगी रहेगी कि पीएम मोदी क्या कहते हैं। और इससे पहले जो आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने अपनी बात रखी थी, तमाम देशों ने उसका समर्थन भी किया था। ललित, देखिए इस वक्त अभी हाल ही में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, मतलब ये सीधा सीधा वक्त आ गया है जब पूरा विश्व आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट हो। और हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को पालते हैं, पनपने देते हैं और फिर उसे दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में जो कुछ चुनिंदा देश, विशेष रूप से अगर पाकिस्तान की बात कर ले, क्या रुख अख्तियार करना चाहिए पूरे विश्व को एकजुट होकर ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ? क्या इसको लेकर कोई चर्चा या किसी तरह की बातचीत पीएम मोदी ने रखी? ये आतंकवाद को लेकर तो पीएम मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि आतंकवाद की परिभाषा रंजना तय होनी चाहिए कि आखिर आतंकवाद है क्या। दरअसल आज तक पूरी दुनिया के सामने यही क्लियर नहीं है कि आतंकवाद की परिभाषा क्या होती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंकवाद किसे कहते हैं। अगर किसी देश में कोई घटना होती है तो क्या वो उसे आतंकवादी घटना मानता है, किस आधार पर मानता है, ये कुछ भी एक पैरामीटर नहीं है। तो इसी को लेकर पिछली बार पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकवाद की एक परिभाषा तय होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सी घटना आतंकवादी है और कौन सी घटना आतंकवादी नहीं है। तो इसमें अब एक तरीके से इस बार भी जो है उन्होंने आतंकवाद को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की है। और ये पूरी जो बैठक है ये तब हो रही है जब हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पर गए हैं। आज इस पूरे कार्यक्रम का आखिरी सत्र है, तीसरा सत्र है और इस तीसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का इंतजार है कि आखिरकार आज वो किन विषयों पर चर्चा करते हैं। इसमें पूरी एनर्जी सेविंग से लेकर आतंकवाद और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन होता है। दुनिया भर के 20 देश जो है इसमें शामिल हैं और इसमें कई विकासशील देश भी हैं और कई विकसित देश भी हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि भारत में ये कार्यक्रम हुआ था, इस बार अफ्रीका में हो रहा है और अब अगली बार इसकी कमान किसको आज मिलती है ये भी एक देखने वाली बात होगी। ललित, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का। इसको लेकर G20 सम्मेलन में क्या बात हुई? देखिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर हमेशा से ही भारत का एक स्टैंड रहा है कि विकासशील देशों को क्लाइमेट चेंज के मामले में कई तरह की रियायतें मिलनी चाहिए। और ये भारत का स्टैंड केवल आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से रहा है। अगर कहा जाए तो ये एक तरीके से इंडिया का स्टैंड रहा है कि क्योंकि विकासशील देशों को अपनी ग्रोथ करनी है, उन्हें भी विकसित देशों की श्रेणी में आगे बढ़ने के लिए काम करना है। तो ऐसे में कार्बन उत्सर्जन तो उनके वहां पर होगा ही, लेकिन बावजूद उसके आज भी अगर देखा जाए तो दुनिया में कार्बन काउंट में दुनिया के विकसित देशों का नंबर सबसे ज्यादा है और वो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं। लेकिन वही विकासशील देशों में देखा जाए तो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, इसके जरिए जो है हम देख रहे हैं कि
ग्रीन एनर्जी की तरफ लगातार चीजें बढ़ रही हैं। भारत में भी बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी को लेकर काम हो रहा है। अब वो इलेक्ट्रिक बसों की बात हो या फिर गुजरात के कच्छ में अडानी समूह के द्वारा लगाया गया सोलर का प्लांट हो या फिर इसके अलावा कहीं पर भी हो, ग्रीन एनर्जी को लेकर काफी स्तर तक काम हो रहा है रंजना। लेकिन बावजूद इसके दुनिया भर के जो विकसित देश हैं उनका मानना है कि इसमें और कमी होनी चाहिए। अगर विकासशील देश उसमें कमी करेंगे तो उनके लिए फिर विकसित होने के अवसर जो है काफी कम हो जाएंगे। तो ऐसे में अपने वास्तव पर्यावरण को बचाते हुए आज कल भी इस पर चर्चा हुई है, आज भी इस पर चर्चा होने की उम्मीद है और आखिरकार देखना होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।